हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्लास 10th के, जो कि है चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, यानी मेटल एवं नॉन मेटल। ठीक है, तो इसके पहले आपने जरूर कभी ना कभी प्रीवियस क्लासेस में 6 में 7th या 8th में आपने जरूर मेटल नॉन मेटल के बारे में या मेटलॉइड के बारे में, मतलब कहने का मतलब धातु अधातु या उपधातु के बारे में भी पढ़ा होगा। और आप अपने चारों तरफ बहुत सारी धातुएं देखते हैं, जैसे लोहा हो गया। घरों में आप अपने मम्मी को या बहनों को देखा होगा कि कुछ ज्वेलरीज पहनी होती हैं, आभूषण पहनी होती हैं, वो भी एक तरह की धातुएं होती हैं। या तरह तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, वो भी धातुएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत सारी धातुएं देखी होंगी। अधातुओं को भी देखा होगा, जैसे आपने कार्बन यानी कोयले को देखा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी धातुएं एवं अधातुएं होती हैं जिनको हम इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन ये रहेगा कि आज हम धातु उनकी विशेषताओं और धातु उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी अच्छे तरीके से इन सभी के बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम धातुओं का निष्कर्षण या धातुओं के जो रासायनिक या भौतिक गुण या अधातुओं के रासायनिक या भौतिक गुण होते हैं, उन सभी के बारे में भी हम अच्छे से आने वाली क्लासेस में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैप्टर का नेम लिख लीजिए। क्या नेम होगा? चैप्टर नंबर 3 है, जो कि है धातु एवं अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, और हेडिंग लिख लीजिए। अगर ये जल्दी से फटक से हेडिंग लिखिए, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा है टॉपिक क्या है? धातु। धातु यानी मेटल। ठीक है, अब अगर हम देखें कि मेटल क्या है, ठीक है, धातुएं क्या है, धातु क्या होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए, धातु या उपधातु जो भी होती है या अधातु होती है, ये एक तरह की क्या होती हैं? तत्व होते हैं, यानी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इसी क्लास 10th के आगे वाले चैप्टर्स में हमें जब पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारिणी पढ़ेंगे, हम उसमें पूरी तरह अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिर भी आप जान लीजिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट कई तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें करंट में, इस समय अगर टोटल एलिमेंट्स की यानी तत्वों की संख्या बताई जाए तो टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है, यानी 118 जो एलिमेंट हैं वो अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर उसमें भी बात किया जाए तो जो 92 होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। ठीक है, अगर 92 एलिमेंट्स जो क्या है? नेचुरल हैं। बाकी के जो 26 एलिमेंट्स बचते हैं वो मैन मेड हैं या जैसे भी तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स अगर की बात करें तो ये एलिमेंट ही होती है, ये एक तरह के जो मेटल या नॉन मेटल या अधातु या उपधातु या अधातु जो होती हैं वो एक तरह के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अगर कोई कहे कि एलिमेंट क्या होता है तो आप बहुत सारे छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, कि जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक तरह के शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो तमाम जानकारियां आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम आने वाले क्लासों में पढ़ चुके। ठीक है, तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। तो ये जो मेटल होता है, ये भी धातु जो होता है वो भी एक तरह का तत्व या एलिमेंट्स होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में कहें कि धातु क्या होता है तो आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि धातु वो पदार्थ है या वो तत्व है, एलिमेंट है, जो क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ कलर होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, या उष्मा का सुचालक होता है, मतलब कि हीट का कंडक्टर होता है। ठीक है, आप उसी को कह देते हैं कि क्या है? मेटल है। या आपने किसी और को भी सुनते कहते देखा नॉर्मल शब्दों में कि मेटल वे एलिमेंट या पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेटल का नॉर्मल परिभाषा, अगर कोई भी पूछे तो आप नॉर्मल में ऐसा बता सकते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री में कहा जाए तो केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है कि मेटल वे पदार्थ या वे एलिमेंट हैं जो आसानी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटल बनाते हैं। यानी जब भी ये मेटल या ये एक तरह के तत्व हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी कंडीशन में अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देंगे और किसी के साथ धात्विक बंध के द्वारा, मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अगर हम कहें कि मेटल क्या होते हैं तो जो हमेशा क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे।
हमेशा क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे, यानी पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है, हम जाने हैं, अगर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हो तो हमने परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। हमने परमाणु क्रमांक में कहा था कि किसी भी एलिमेंट्स तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसमें उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट, एक एलिमेंट पर्टिकुलरली कोई 8 है, अगर 8 का ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अब क्या होगा कि किसी कंडीशन के तहत, मतलब अगर आपने संयोजकता या वैलेंसी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है, सारी चीजें अगले वाले क्लास, अगले क्लास नहीं, अगले चैप्टर में ही हमें मिलेंगी, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। फिर भी मतलब अगर कोई भी तत्व, एलिमेंट्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो हमेशा उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब है कि अगर आप ऐसे बेसिकली समझे तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। अब क्या करेगा, वो तत्व इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन को जो ही डोनेट करेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब जब कमी होगी तो किसकी अधिकता होगी, ऑटोमेटिक अधिक कुछ नहीं होगा, मतलब जितना प्रोटॉन था वो तो वही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ही हो जाएगी, इसलिए उस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये समझने का तरीका है। या दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर आप जैसे, अगर आप किसी को कब कुछ दे सकते हैं, किसी को कुछ देना हो तो आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना। अब आप किसी को कुछ डोनेट करते हैं, दान देते हैं, तो आप हमेशा उससे ऊपर रहेंगे ना, वो आपका रेडी रहेगा, मतलब आपका वो एक तरह का एहसान मानेगा। ठीक है, जब जैसे आपने किसी को उधार दे दिया तो आपका एक तरह का एहसान मानता है ना, ठीक वैसे समझिए। तो जितने धातुएं जो होती हैं वो हमेशा धनायन बनाती हैं। धनायन का मतलब क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, इलेक्ट्रॉन का हमेशा त्याग करेंगे। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को त्यागते ही ये क्या रहेंगे, किसी के साथ भी क्या करेंगे, धात्विक बंध द्वारा जुड़ेंगे, किसी के साथ धात्विक बंध द्वारा जुड़ेंगे, यानी हम कह सकते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, धात्विक बंध के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमेशा किसी के साथ भी धात्विक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, उन्हीं को क्या कहते हैं, मेटल। अब ये इतनी जितनी जिसके अंदर प्रॉपर्टी होगी वो हम धातु कहेंगे, या नॉर्मल भाषा में हम कह देते हैं कि वे धातुएं पदार्थ या तत्व हैं जो हमेशा ठोस अवस्था में रहते हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, उष्मा की सुचालक होती हैं, उनके अंदर एक स्पेशल कलर पाया जाता है। ये तमाम जानकारी हम आगे पढ़ेंगे, तो यही हमारा क्या है, मेटल होता है। अब हम मेटल की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिए हल्का फुल्का, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसमें अपना नोट्स अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे मेटल की विशेषताओं के बारे में, क्वालिटी क्या क्या होती है। पहले हम मेटल की विशेषताओं से देख लेते हैं, पहले इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अपने सोना, चांदी, लोहा, आयरन, मतलब आयरन लोहा, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, पारा, मर्क्यूरी जिसको कहते हैं, ये तमाम चीजें क्या हैं, ये हमारे मेटल के एग्जाम्पल है। तो आप इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सोडियम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, हमारी मेटल। अब हम मेटल की विशेषताओं को देखते हैं। क्वालिटीज, पहला हम पढ़ते हैं अवस्था, या हम यहां लिख लेते हैं अवस्था। पहला हमारा है अवस्था, यानी स्टेट जिसको कहते हैं हम, अगर इसको भी लिख लें तो स्टेट।
स्टेट का मतलब है क्या है कि पदार्थ, जो भी ये धातुएं हैं, ये किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो धातुएं जो भी होती हैं वो हमेशा हमेशा किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब इनका जो स्टेट होता है वो हमेशा क्या होता है? ठोस होता है। कहने का मतलब क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, ये हमेशा सॉलिड होंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं प्रकृति में मौजूद हैं जो सॉलिड में नहीं होती हैं। जैसे, ठीक है, कुछ धातुएं जो हैं अपवाद हम कह सकते हैं, बट कुछ अपवाद है, जिसमें एक है अपवाद जिसका नाम क्या है? पारा। ठीक है, यानी जो हमारा मर्क्यूरी है ये पारा किस अवस्था में होता है? ये हमारा द्रव में अवस्था होता, द्रव अवस्था में होता है, यानी लिक्विड में होगा, जिसको हम सिंबल से Hg दिखाते हैं, यानी हाइड्रागेरम। और पारा का इंग्लिश नाम क्या है? मर्क्यूरी। ठीक है, तो अब आप कहेंगे मर्क्यूरी कैसे, ये सॉलिड होते हुए भी क्या है हमारा, मतलब ये धातु होते हुए भी कैसे द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था में है? तो आपने अक्सर डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, जो इतनी बड़ी नीडल होती है, आपने अब तो चूंकि डिजिटल थर्मामीटर या इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी अभी भी लोगों के पास वो मैनुअल वाला थर्मामीटर मिल जाएगा, जिसको आपने जरूर कभी ना कभी अपने यहाँ टंग के नीचे, मुंह में टंग के नीचे या इस के नीचे ऐसे दबा के रखा हुआ होगा या ऐसे दबाया होगा, और बाद में डॉक्टर ने उसकी रीडिंग पढ़ के बताया होगा कि आपको इतना फीवर है। तो वही उसमें होता है। तो उसमें कैपिलरीज होती है, उसी कैपिलरीज में क्या होता है? इस लिक्विड को, पारा को क्या होता है? भरा गया रहता है। ठीक है, और ये चमकीला कलर का होता है। वो आसानी से थोड़ा भी ताप पाएगा तो वो एक्सपेंड होना शुरू होगा, और हम वो टेम्परेचर बताना आसानी से हम उससे टेम्परेचर बता देते हैं। ठीक है, तो यही एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। बाकी लगभग सभी धातुएं किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था होती है। अब कुछ ऐसी भी धातु होंगी जो बहुत कड़ी होंगी, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये थोड़ी बहुत अधिक ठोस अवस्था में पाई जाती है। टंगस्टन हो गया, ये बहुत अधिक ठोस अवस्था में पाई जाती है। बट कुछ ऐसी भी होती हैं जो क्या होती हैं? थोड़ी सी नरम होती है, ठोस अवस्था में होंगी लेकिन वो इतनी नरम होती है कि हम उनको आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो सोडियम। ठीक है, सोडियम एक धातु है लेकिन ये इतनी नर्म होती है कि हम इसको आसानी से कट सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या, वो तो हम लोहे को भी कट कर देंगे। लोहे अगर हम कंपैरिजन करें तो उतना ही पतला अगर आप लोहे का वायर ले लीजिए और उतना ही पतला एक सोडियम का वायर ले लीजिए, तो आप कट करेंगे तो देखेंगे, आप चाहेंगे तो वो तार को आसानी से आप तोड़ नहीं पाएंगे लोहे को, लेकिन सोडियम को बस ऐसे छुएंगे टूट जाएगा। ठीक है, तो वो ठोस अवस्था में होता है सोडियम, लेकिन वो क्या होता है? बहुत नर्म होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप भी जानते रहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला अवस्था था कि ठोस अवस्था में अक्सर धातुएं होती हैं, लेकिन जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एक तरह का अपवाद है। अब हम देखते हैं जो दूसरी अवस्था है वो क्या है? वो है हमारा, इसी में आप वो लिख लीजिए, वो नहीं तो भूल जाएगा, इसमें भूल जाएगा क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। इसमें लिख लीजिए कि सभी धातुएं क्या हैं? सभी धातु क्या होती हैं? कठोर होंगी। धातुएं कठोर होती हैं, कठोर होती हैं, परंतु कुछ धातुएं, परंतु जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम हो गया, लिथियम भी हो गया, लिथियम और पोटेशियम एवं पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्या होती है? बहुत नर्म होती है। कैसी होती है? नर्म होती हैं, मतलब ठोस अवस्था में होंगी लेकिन थोड़ी सी नर्म होंगी। इतना नर्म होती हैं कि इनको हम आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं, आसानी से नाइफ से कट कर देंगे। चाकू से हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है,
आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये अवस्था में लिख लीजिए, फिर इसको मिटा के तब हम अगली अवस्था लिखेंगे, अगली विशेषता लिखेंगे अघात वर्धनीयता, ठीक है, मैलाबिलिटीज। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अघात वर्धनीयता, ठीक है, मैलाबिलिटी। तो मैलाबिलिटी अघात वर्धनीयता का क्या मतलब होता है? तो देखिए, धातुएं क्या होती हैं, ये अघात वर्धनीय होती है। अघात वर्धनीय का मतलब होता है कि इन पे कितना भी चोट आप लगाइए ये टूटेंगे नहीं, जबकि ये क्या हो जाएंगे, फैलने लगेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोहार होता है वो लोहे को गर्म करके पीट पीट के उसको अलग अलग आकार दे देता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि लोहे के जो पतले पतले सीट आते हैं दरवाजों के लिए, जिसके लिए, इसके अलावा आपने देखा होगा कि सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं? उनको अगर चपटा बनाना है, सीट बनाना है, तो उनको पीट पीट के सीट बना दिया जाता है। जो सोने चांदी के बिस्किट्स आते हैं उसको भी हम पीट पीट के एक आकार देते थे, ठीक है। तो वही गुण जो कहलाता है, यही अघात वर्धनीयता कहलाता है। अघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि धातुएं इनके अंदर एक तरह का विशेष गुण होता है कि अगर इनको हम भारी चीजों से पीटेंगे तो ये क्या होंगे, ये टूटेंगे नहीं, जबकि क्या हो जाएंगे, फैलने लगेंगे। जैसे अगर आप कांच को पर फोर्स करिए, किसी से पीटिए तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा तो नहीं बोतल, कांच की बोतल उस पर पटकेंगे तो वो पिचक के फैलने लगेगा, नहीं होगा ना। लेकिन जो धातुएं होती हैं अगर हम उनको पीटें तो वो क्या हो जाएंगी, चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में वो फैलना शुरू हो जाएंगी और हम उनकी पतली चादरें बना देते हैं, ठीक है। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, मैलाबिलिटी या अघात वर्धनीयता। तो सोने चांदी या लोहे के अंदर बहुत अच्छी अघात वर्धनीयता होती है। इनकी आसानी से इनकी हम पतली पतली चादरें बना देते हैं और ये चादरें उतनी ही मजबूत होती हैं जितने वह लोहा रहेगा, ठीक है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, अघात वर्धनीयता। इसका मतलब क्या है, इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, इनकी पतली पतली चादर बनाई जा सकती है, चादरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगली हेडिंग देखते हैं, मेटालिक लश्चर या इनका एक जो स्पेशल कलर होगा, ठीक है। तो इसको भी फटाक से नोट करिए। अब पढ़ेंगे तीसरा, धात्विक चमक। धात्विक चमक यानी इसको कहते हैं मेटालिक लश्चर, मेटालिक लश्चर, ठीक है, मेटालिक लश्चर। अब धातु चमक का मतलब क्या है? धात्विक चमक का मतलब होता है कि जितने भी मेटल होते हैं उनके अंदर एक तरह की स्पेशल चमक होगी। स्पेशल चमक कहने का मतलब है कि किसी भी कलर की वजह से हम आसानी से बिना छुए बता देंगे कि ये कौन सा मेटल। जैसे अगर आपको सोने चांदी दे दिया जाए तो आप पूछा जाए कि बताओ कौन सा सोना है, तो आप बता देंगे जो पीले कलर का है वो सोना है, जो उस तरह का कलर है थोड़ा सा अलग व्हाइटिश कलर में ग्रे टाइप में है तो चांदी है, ठीक है। लोहे को दे दिया जाता है हल्का ब्राउन में रहेगा तो वो काले में रहेगा तो कह देंगे ये लोहा है, ठीक है। तो वही धात्विक चमक का मतलब होता है कि जितने धातुएं होती हैं उनकी एक स्पेशल चमक होती है, इसकी वजह से हम आसानी से बता देंगे। जैसे वो पारा था तो पारा भले ही लिक्विड में लेकिन उसकी एक चमक है। अगर पानी और पारा को एक जगह रख दिया जाए तो आप देखेंगे कि पारे को हम बता देंगे
भले ही वो लिक्विड में रहेगा लेकिन उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, इस वजह से भी बता सकते हैं, लेकिन वो हल्का फुल्का सिल्वर की तरह चमकता नजर आएगा। ठीक है, चांदी के कलर में, सिल्वर कलर में वो चमकता नजर, तो हम आसानी से बता देंगे क्या है, वो एक तरह का पारा है। ठीक है, वो धातु है। ठीक है, तो मेटेलिक लस्टर यानी धात्विक चमक की मतलब होता है कि सभी धातुओं के कुछ न कुछ एक स्पेशल कलर होगा जिसकी वजह से हम उसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, उनका स्पेशल चमक होता है। लेकिन एक इनका अवगुण है ये चमक का कि जब भी ये वायु के संपर्क में आएंगे या नमी के संपर्क में आएंगी, ये धीरे धीरे अपने चमक को क्या कर देते हैं, खोने लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सोने चांदी के अगर आपने घरों में देखा होगा आभूषण पहनते हैं लोग, महिलाएं, तो देखते हैं कि धीरे धीरे वो थोड़ी सा अपनी जो पहले का जो नया पे कलर था वो थोड़े थोड़े डल हो जाता है, तो फिर बाद में उनके सोने चांदी दुकान पे भेजा जाता है और वहां उसकी साफ सफाई करके फिर से थोड़ी चमक आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी धातुएं होती है, आपने देखा होगा कि ये जो सोने का सोने कह रहे हैं, जो भी लोहा होता है वो भी नमी पाके क्या कर लेता है, जंग बना लेता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं कि इनकी एक स्पेशल चमक तो होती है, लेकिन जब भी ये वायु के संपर्क में आएंगे तो ये अपनी चमक को धीरे धीरे खोने लगते हैं। ठीक है, तो ये उनका धात्विक चमक है और धातुओं के अंदर एक धात्विक चमक होती है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लिया। इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे तन्यता। ठीक है, फोर्थ है ना, फिफ्थ। ठीक है, तन्यता, इसको मतलब कहते हैं डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी का मतलब क्या है, डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि डक्ट का मतलब क्या होता है, पतली पाइप, पतली पाइप। ठीक है, तो तन्यता, तन्यता का गुण करने का मतलब क्या है कि धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि सभी धातुएं की पतली पतली फाइन स्ट्रक्चर की, वो एक तौर पे कह सकते हैं कि हम उनको पतले पतले तार बनाए जाते हैं, फाइन एकदम बहुत पतले पतले तार आसानी से इनको बनाए जा सकते हैं और ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, टूटेंगे नहीं। इसका मतलब है जैसे आपने देखा होगा कि अपने घरों में बिजली प्रवाहित होती है, उनके तारों में देखा होगा तार कितने कितने पतले होंगे। ठीक है, इसके अलावा सोने जो चांदी के जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें भी कितने पतले पतले तार यूज किए जाते हैं, क्या वो टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। लोहे के भी पतले पतले तार होते हैं, जो हम जब भी घर बनते हैं तो उसमें आपने देखा होगा पतला पतला तार होता है जिससे हम वो सरिये को, छड़ को हम बांधते हैं, जो भी कारीगर होते हैं वो बांधते हैं, तो क्या वो टूटता है। उसके अलावा आपने देखा होगा जो लोहे की जाली होती है वो भी तो पतले पतले तारों से मिलकर बनी होती है, तो क्या वो टूटती है, नहीं, उतनी ही मजबूत होती है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है, तन्यता का मतलब, डक्टिलिटी का मतलब कि धातुओं को आसानी से पतले तारों में बदला जा सकता है और ये उतनी ही मजबूत रहती है। तो वे तत्व जिनके अंदर पतले तारों में बदलने की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, विशेषता पाई जाएगी, गुण पाया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वही तन्यता कहलाता है। और वो किसके अंदर पाई जाती है, मेटल यानी धातु के अंदर। ठीक है, तो तन्यता तो समझ लिए, तन्यता का मतलब होता है जिनके पतले तार बनाए जा सकते हैं, पतले तार। ठीक है, तार बनाए जा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी या तन्यता का गुण। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि हम जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की सुचालक और विद्युत की सुचालक होती है, तो ये हम लिख लेते हैं। सिक्स है उष्मा का सुचालक, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, या उष्मा का या विद्युत का सुचालक कहने का क्या मतलब है। देखिए, आपने फील किया होगा कि आपके घरों में खाना बनाया जाता ही है, सबके घरों में खाना बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा जो भी बर्तन होते हैं जब उसको हम गैस पे या चूल्हे पे रख दिए रहते हैं, जब वो उसमें खाना बन जाता है तो आपने देखा होगा कि आप हो जाए घर के लोग उसको किसी कपड़े से पकड़ के उठाते हैं। अगर बिना आप कपड़े को उठाने जाएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। इसके अलावा तवा होता है, तवे में भी हैंडल लगा होता है, कुकर होता है उसमें भी हैंडल लगा होता है, कढ़ाई होती है, अगर लोहे की कढ़ाई है चाहे जिसकी भी कढ़ाई है उसको पकड़ के हम उठाते हैं तो उसमें कुछ कपड़ा लगा के ही उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका मतलब क्या है, यही कहने का मतलब है कि जो भी होगा, जो भी धातुएं होंगी वो उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह अपने पूरे बॉडी में संचारित कर देंगी। अब देखिए कहने का क्या मतलब, जैसे अगर हम एक प्रयोग हमने देखा, एक प्रयोग सिंपल है कि ये मान लीजिए डेस्क है, एक बड़ा सा डेस्क है, इस पर हमने एक स्केल रख दी, लोहे के स्केल रख दी, ठीक है, और इस पर किसी चीज से दबा दिया, ठीक है, अब दबा दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पे हम एक एक पिन लगा के, पिन को वैक्स से या मोम से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहां बर्नर लगा देंगे, ठीक है, हम यहां बर्नर लगा देंगे, ठीक है, बर्नर लगाएंगे। ठीक है, हमने यहां बर्नर लगा दिया। अब बर्नर जो ही लगाएंगे तो हम देखते हैं क्या है, हम देखते हैं जो भी ये नंबर 1 2 3 4 ये हमारा मीटर, ये जो भी है ये धातु का बना हुआ है, धातु है, जिसका भी है, ठीक है, धातु है, ठीक है, ये हमारी पिन है, ठीक है, ये हमारा टेबल है और ये हमारा स्पिरिट लैम्प। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम इसको गर्म करेंगे तो हम देखेंगे क्या होगा कि जो ही कुछ देर बाद ये क्या होगा, मोम पिघल जाएगा और ये पिन नीचे की तरफ गिर जाएगी। कुछ देर बाद फिर ये सेकंड वाला मोम भी पिघलेगा और नीचे गिर जाएगा, कुछ देर में थर्ड और कुछ देर में फोर्थ, और धीरे धीरे यहां तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये चूंकि ठोस हैं तो इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो एकदम कम है। एकदम कम करने का मतलब है, जब भी आपने ठोस पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, इतना पास होते हैं कि इनके बीच में कोई जगह होगा नहीं। यानी कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतरा आणविक जो स्थान होता है वो बहुत नेग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है, और जो अंतरा आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ग्रेटर होता है। अब बताइए, जब ये एक दूसरे के बीच एकदम अटैच्ड है, जैसे आप एक यूं ही समझे कि आप घर की फैमिली के साथ एकदम बॉन्डिंग होती है, हमारी बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होती है, कंपैरिजन हमारे नेबर के और उसके कंपैरिजन दूसरे शहर में, ठीक है। तो यही मतलब समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर बहुत अणु हैं एकदम पास हैं, मॉलिक्यूल इसके एकदम पास हैं, तो इनके अंदर स्पेस है ही नहीं। अब जब स्पेस नहीं है तो क्या ये गर्म होते ही, अब जाहिर सी बात, जब इनको गर्म करने का मतलब इसको एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी मिलेगी, जैसे अगर हम ही अगर खा पी लेते हैं तो देखते हो ताकत आ जाती है और उछल कूद करते हैं, और फिर अगर जिस दिन फास्ट रहते हैं एकदम सुस्त रहते हैं। वही कहने का मतलब है कि अगर इनको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेंगे, उछल कूद करना चाहेंगे, करना तो चाहेंगे, लेकिन जब इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, तो क्या उछल कूद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये अपने एनर्जी को दूसरे के ट्रांसफर करते जाएंगे, और ये प्रक्रिया यहां से चलते हुए यहां पे जाके खत्म हो जाती, मतलब उसके इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाएगी। यही जिसकी वजह से हम देखें कि एक एक पिन लग के कुछ देर बाद हर पिन वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे समझ लिया आपने कि जो भी होगा, जो धातुएं होती हैं उष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब वो उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा, अब नहीं बनते हैं तो जान लीजिए, जैसे आप देख लीजिए, आप क्या करिए, वो एक चम्मच लीजिए और गर्म पानी में से डाल दीजिए, कुछ देर बाद चम्मच देखेंगे वो पूरा गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देता है। इसीलिए ना जो भी बर्तन होते हैं उनके हैंडल पे ऐसी चीजें लगाई, जैसे लकड़ी हो सकता है या कटो प्लास्टिक के, हार्ड प्लास्टिक का उनका हैंडल लगाया जाता है, जिससे हम आसानी से गर्म से जले ना और आसानी से उस बर्तन को उतार चढ़ा लिया जाए, ठीक है। तो यही कारण होता है, इसी को हम कहते हैं उष्मा का सुचालक।
उष्मा का सुचालक हमने समझ लिया, ठीक है। उष्मा का सुचालक कहने का मतलब है धातु के अंदर आसानी से उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसका बहुत सारा एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। आप अभी फील कर रहे होंगे कि गर्मियों में जो वही वायर थे, जो भी हमारे पोल पे, दो पोल के बीच के जो वायर थे वो ढीले थे, लेकिन अब आप धीरे धीरे फील करेंगे, जैसे जैसे ठंडी आ जाएगी आप फील करेंगे कि वो क्या होगा, कि एकदम टाइट हो गए रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी तमाम बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि आपका अगर यहाँ वो लोहे का दरवाजा होगा तो ठंडी में थोड़ा ढीला हो गया होगा, मतलब जहां लड़ता होगा नहीं, लेकिन गर्मी में वही बंद करने में कहीं ना कहीं लड़ रहा होगा, टच होता होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद अब आएंगे कि विद्युत का सुचालक क्या होता है। तो देखिए, विद्युत का सुचालक का मतलब होता है जैसे उष्मा का सुचालक उसी तरह विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब है कि एक तौर पे हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऐसे समझ रहे हैं कि धातुएं जो होती हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जो ही इनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू जोड़ते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो इनका हर जो प्लेस पे जो उनकी वैल्यू होती है वो सेम होती है। मतलब कि अगर इस ए पे और बी पे, ए पे प्लेस पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, बी पे 10 है, तो अगर ए से वो बी पे जाएगा, बी से ए पे जाएगा, तो वो आपस में इंटरचेंज करके इक्वली इंटरचेंज होते रहेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडमली मोशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही इनको पोटेंशियल मिलता है वो एक सीध में हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, और आसानी से उनके इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी बहने फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो ये तो बात का कॉन्सेप्ट है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, विद्युत धारा जब चैप्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हम आसानी से हर चीज, विभव विभवांतर, ये तमाम चीजें हम सभी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बस हमें ये जानना है कि विद्युत का सुचालक का कहने का क्या मतलब। विद्युत का सुचालक जैसे आपने घरों में देखा होगा, जो भी वायर होते हैं वो धातु के बने होते हैं, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, लेकिन उसी को इलेक्ट्रिसिटी से हम बचने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं, जिससे आसानी से अगर हम भी वो वायर से हमें करंट न लगे, ठीक है। तो और आप देखते हैं वायर एक घर से दूसरे घर, पूरा तमाम पोल से, विद्युत घर से हमारे घरों तक आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि जो भी होती हैं वो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कहने का मतलब क्यों, तो अगर केमिस्ट्री के थ्रू पे देखें तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ही होगी, ठीक है। सिंपल वे में ये समझ सकते हैं। बाकी को और ज्यादा कॉन्सेप्ट समझना है तो वो आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब भी हम फिजिक्स के अगले, जब फिजिक्स में विद्युत धारा चैप्टर पर पहुंचेंगे तो उसमें हम आसानी से अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा मेटल का उष्मा और विद्युत का सुचालक, ठीक है। तो हम कह देंगे कि जो धातुएं होती हैं उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अब बात करेंगे जो इनका गलनांक। अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं, गलनांक। गलनांक, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि गलनांक क्या होता है। तो गलनांक का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी जो सॉलिड है, ठोस है, वो द्रव में बदल जाए, ठीक है। तो अगर बात करें जो धातुएं होते हैं उनके गलनांक बहुत ही उच्च होते हैं, ठीक है। गलनांक बहुत ही उच्च होते हैं, कुछ को छोड़ के। कुछ मेटल हैं, धातु हैं, जो अगर हम उनको अपने पाम पे, मतलब हथेली पे अगर ऐसे रख के अगर ऐसे रगड़ दे तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे, मतलब वो गलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो भी होते हैं वो हमेशा उनके जो गलनांक होते हैं उच्च होते हैं। जैसे आपने वो पीला वाला जो बल्ब देखा होगा जो 100 वाट का होता है, उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। वो भी गर्म होकर लाल होता है लेकिन वो पिघलता नहीं है। इसके अलावा आपने रूम हीटर देखा होगा या हीटर देखा हो, उसके जो कॉइल होते हैं वो नाइक्रोम के होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं गलते हैं। तो ये तमाम होते हैं जो कि मेटल के जो गलनांक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर के होते हैं। टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि अगर उतने टेम्परेचर पे अगर हम देंगे तब तो जाके ये गलना शुरू होंगे, नहीं तो उससे कम टेम्परेचर पे ये गलेंगे नहीं, वो सॉलिड में ही रहते हैं, ठीक है। तो वही उसका गलनांक, इनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं, ठीक है। उच्च होने का मतलब जो इनका गलनांक है बहुत ही उच्च ताप पर ये क्या होंगे, उच्च ताप पर ये क्या होंगे, गलेंगे, ठीक है। उच्च ताप पर ये क्या होंगे, गलना शुरू होंगे, ठीक है। तो जितने भी धातु होते हैं उनके बहुत ज्यादा गलनांक होंगे, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग देख लेते हैं,
वो लिख लीजिएगा। एक चीज वो लिख दे रहे हैं कि जो हमारा सीजियम और गैलियम है, सीजियम एवं गैलियम, सीजियम एवं गैलियम ये हाथ पे ही पिघलना शुरू हो जाएंगे। हथेली पे ही, हथेली पर पिघल जाते हैं। ये अपवाद रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा? अपवाद रहेगा। ये अपवाद रहेगा। कहने का मतलब, गलने का मतलब, इनका जो गलनांक होता है वो कम होता है। गलनांक जो होता है कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। कम नहीं, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनका जो गलनांक होगा वो बहुत कम होगा, जिसमें है सीजियम और गैलियम, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, और ये गलनांक वाला हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इस तरह से हमारा जो धातुओं का विशेषताएं थी, ठीक है, प्रॉपर्टी था, क्वालिटी था, वो हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे अधातु, ठीक है। क्या देखेंगे? अधातु। अधातु यानी नॉन मेटल, अधातु। अब देखिए, नॉन मेटल यानी अधातु किसे कहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में जो अधातुएं होती हैं वो धातुओं के कंपैरिजन में हमारे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में बहुत कम है, ठीक है। जो अधातु हैं वो बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में? धातु के कंपैरिजन में। लेकिन इनका इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर कहे धातुएं, सामान्य तौर पे अधातुएं कहते हैं कि अधातुएं क्या होती हैं? जिनका जिनका जो क्या करती हैं, प्राय वो किसी भी अवस्था में पाई जा सकती है। हो सकता है ठोस में भी रहे, हो सकता है कि द्रव में भी रहे, हो सकता है गैस में भी रहो, ठीक है। या उसके अंदर जो उष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो उस विद्युत की सुचालक हैं या उष्मा की सुचालक हैं, वो हम पढ़ेंगे जब इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं जिनके अंदर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी अघात वर्धनीयता की प्रॉपर्टी नहीं होती, जिनके अंदर तन्यता का गुण नहीं होगा। तो हम यूं ही कह सकते हैं जो भी मेटल का गुण है वो इनके अंदर नहीं पाया जाएगा। कुछ कुछ के अंदर एक दो गुण पाए जाते हैं, लेकिन लगभग गुण क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। उनको हम क्या कहते हैं? अधातुएं कहते हैं। अगर हम इसको रसायन केमिस्ट्री में देखें तो अधातुएं वे तत्व हैं जो क्या करते हैं? ऋणायन बनाते। अब यहाँ ऋणायन बनाने का मतलब, जैसे उसमें कहा था कि धातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं और पॉजिटिव आयन यानी धनायन बनाती हैं। तो वो क्या करती हैं? ये जो अधातुएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वो हमेशा क्या होगा? ऋणायन होगा। जैसे अभी बताया था, उधार जो लेगा वो हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा, ठीक है। मतलब वो हमेशा आपकी तरफ झुका रहेगा, आपसे नीचे रहेगा, क्योंकि आपने उस पर एहसान एक तौर पे किया है, पैसे देकर उसकी हेल्प की, जो भी तरीके से आप समझे उसको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अधातु जो होती है वो हमेशा क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर धातुएं नॉर्मल भाषा में कहें तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, यानी एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे, ठीक है, यानी नेगेटिव आयन बनाएंगे। और जब नेगेटिव आयन बनाएंगे, ठीक है, तो और उसके बाद जाके किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे। भाई जिससे लेंगे उन्हीं के साथ ना जुड़ेंगे, और धातु जिनको देगा उनके साथ जुड़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम अधातु के बारे में पूछें तो अधातु में वे तत्व होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं,
ठीक है। ये सभी धातु हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बहुत सारे हैं, सल्फर हो गया, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं, अधातुओं के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तमाम अधातु हो गई। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इन अधातुओं के कुछ भौतिक गुण, मतलब या कह सकते हैं विशेषताएं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी विशेषताएं, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो अगर बात करें, फिर हम वही चलते हैं अवस्था, जैसे तमाम हेडिंग मेटल में पढ़ा था हमने, धातु में पढ़ा था, वही हेडिंग इसमें भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अवस्थाएं, तो हमने कहा भी था स्टार्टिंग में कि जो अधातुएं होती है लगभग तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये क्या हो जाएंगी, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाएंगी, तीनों अवस्था में, ठीक है, ये तीनों अवस्था में होती हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल दिया जाए तो इसको दूसरे पेन से लिखें, ठीक है। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे ठोस में कुछ धातुएं हैं जो ठोस होती हैं, जैसे क्या है, अगर हम बात करें कि सल्फर, सल्फर या कार्बन, ठीक है, या फास्फोरस, ठीक है, और भी सारे हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। ये उसके अलावा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ये सभी क्या है, हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन क्या है, अधातु है। इसके अलावा अगर हम द्रव में बात करें, कौन से द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो द्रव अवस्था में हमारा ब्रोमीन कह सकते हैं। जो ब्रोमीन होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम गैस अवस्था में देखें तो गैस में हम देख सकते हैं क्या होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारी हैं, कुछ कुछ हम नाम देख लेते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये लगभग तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, जिसका एग्जांपल आपके पास है, ठीक है। तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका और भी सारे गुण, ठीक है। दूसरा देखते हैं अघात वर्धनीयता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैलाबिलिटी। अघात वर्धनीयता का मतलब उसमें बताया गया था कि उनकी पतली चादरें बन जाती हैं, लेकिन इनमें इनमें कोई ऐसा गुण नहीं होता है जिससे इनको हम क्या करें, पतले चादरों के रूप में, पतली सीड्स के रूप में हम बना सकें। तो इनके अंदर अघात वर्धनीयता क्या होता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाएगा, किसी के अंदर नहीं पाया जाएगा अघात वर्धनीयता, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी तन्यता, तन्यता। तो ठीक है, अगर तन्यता की बात करें तो इनके अंदर तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाएगा, मतलब हम इनके तार नहीं बना सकते, पतले तार नहीं बना सकते, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम चौथा, अगर हम बात करेंगे धात्विक अधात्विक चमक या धात्विक चमक ना, चमक की बात करें, सीधे चमक लिख लेते हैं, चमक यानी लश्चर, ठीक है। तो इनके अंदर चमक भी नहीं पाया जाता है, चमक भी नहीं पाया जाएगा, लेकिन यहां पे कुछ अपवाद होता है। जैसे अगर बात करें अपवाद में क्या होता है, ग्रेफाइट, या एक तरह का कार्बन का पररूप है, ठीक है, या आयोडीन,
ठीक है। ग्रेफाइट और आयोडीन, इनकी क्या होती है, एक स्पेशल चमक होती है, जैसे ग्रेफाइट काला और ये सफेद में, ठीक है। तो ये काला सफेद होगा, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, कलर नहीं पूछा जाता है वो किस कलर का होता है, बस इतना जानिए ग्रेफाइट और आयोडीन के कुछ चमक स्पेशल होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि चमक पाई जाती है, चमक तो नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट आयोडीन में, इन सभी में एक स्पेशल चमक होती है। ग्रेफाइट वही जो आपके पेंसिल के लीड में यूज होता है, लेकिन वो इसके अंदर ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा नर्म होता है, इसकी नम्रता को कम करने के लिए क्या मिला दिया जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा टाइट होता है और निडल में टूटता नहीं। अगर ना उसमें मिलाया जाए तो निडल टूट जाएगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। तो बस ये समझिए, लेकिन इसके अंदर वो काला कलर का होता है, तो इसलिए इसकी एक स्पेशल कलर होता है। बाकी किसी भी हमारे नॉन मेटल यानी अधातु में कोई भी स्पेशल कलर नहीं पाया जाता, लेकिन धातुओं में क्या होता, पाया जा रहा था, ठीक है। तो इन 3 हेडिंग को लिख लीजिए, फिर और भी सारी हेडिंग है उनको भी हम लिख लेते हैं। देखिए एक चीज और छूट गया है, इसमें हम कार्बन फाइबर आ जाएगा। कार्बन जो फाइबर होगा वो एक देखिए छूट रहा था, कार्बन जो फाइबर होगा वो डक्टाइल होता है। फाइबर जो होगा इसके पतले तार बनाए जाते हैं, कार्बन फाइबर पतले तार क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये छूट रहा था, ठीक है। कार्बन फाइबर के पतले तार, यहां देखिए तार छूट रहा है, तार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन फाइबर के पतले तार बनाए जाते हैं, तो एक ही है जो कार्बन है, बाकी किसी के अंदर क्या होता है, डक्टाइल की प्रॉपर्टी यानी तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। अब नोट कर लीजिए और फिर हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम देख लेंगे 6 वाला जो होगा वो होगा उष्मा व विद्युत का कुचालक, ठीक है, यानी इंसुलेटर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जितने भी होते हैं, इसको लिख लें, देखिए जितने भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, उष्मा व विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं यानी अधातुएं हैं होती हैं, वो सभी उष्मा की एवं विद्युत की कुचालक होती है। केवल 2 ऐसी धातुएं हैं, अधातुएं हैं, एक्चुअली में वो कार्बन के अपरूप ही हैं। जैसे एक का नाम है हमारा, एक का नाम है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, और एक का नाम है क्या, डायमंड, ठीक है। ये हमारी क्या है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर है, और ये हमारा क्या है, उष्मा का सुचालक। अब आप कहेंगे कि कैसे हुआ, तो अगर हम ये चूंकि क्या है, ये कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉप है, ठीक है, कार्बन की ये एलोट्रॉप है जिसको हम अपरूप कहते हैं, कार्बन का अपरूप। अब ये कहेंगे अपरूप क्या शब्द आ गया, तो अपरूप समझिए कि जो जिनका अवस्था तो सेम होगी लेकिन जिनका
एक तौर पे कह सकते हैं जिनकी संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन वो एक ही से बने हो। ठीक है, मतलब ये कार्बन के ही होते हैं, इनकी अवस्था तो सॉलिड होती है लेकिन इनका जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है। इसी को हम एलोट्रॉपी या अपरूपता कहते हैं। ठीक है, अपरूप नॉर्मल में समझ लीजिए, जब हम आगे पढ़ेंगे डीपली तो वो चीजें आएंगी अगर सिलेबस में तो हम पढ़ लेंगे। अगर हम एक चीज देखें तो ये कैसे विद्युत का सुचालक है, तो एक्चुअली में अगर हम इस कार्बन का हम अगर यहाँ पे हम इस ग्रेफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हर स्टेट पे यहां कार्बन क्या होगा, ऐड होगा। हर जगह जो होगा वो कार्बन क्या होगा, इनके साथ ऐड हुआ होगा। ठीक है, हर जगह कार्बन ऐड हुआ होगा। अब आप यहां देखेंगे कि हर कार्बन केवल 3 जगह जुड़ा हुआ है। हर एक कार्बन हर जगह यहां पे कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, हर जगह यहां पे कार्बन और उनके बीच की जो दूरी होती है वो दूरी होती है, इसीलिए लुब्रिकेंट होते हैं, स्लिपरी होते हैं। ठीक है, ये लेयर समझिए 3D है, ये लेयर इसके ऊपर ऐसे फिट है, ना कि ऐसे फिट है। ये एक ऊपर वाली लेयर है ऐसे और इसकी दूसरी लेयर ऐसे नीचे, तो इनके बीच में इतनी गैप होती है, इसी वजह से ये आसानी से लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो पीयू ऊपर आ जाएगा ग्रेफाइट का। ठीक है, तो यही होता है। तो हम देख रहे हैं कि हर कार्बन केवल 3 जगह जुड़ा हुआ है, 3 जगह जुड़ा, और कार्बन की जो एक होती है उसकी 4 होती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन 6 है, कार्बन 6 कहने का मतलब है 2 और 4 है, तो इसको कितना चाहिए, मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 4 होना चाहिए ना, इसी वजह से हर जगह एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, ये बस नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये पूरे एक तरह की श्रृंखला होगी। ठीक है, तो हर जगह हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बच जा रहा है, जिसकी वजह से ही ये क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक। और स्टार्टिंग में हम बताए थे कि विद्युत कैसे प्रवाहित होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसके बाद जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से उसी के अपोजिट जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, एक एक इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्री है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ग्रेफाइट के अंदर विद्युत का सुचालक होता है। अब कहेंगे उष्मा का सुचालक कैसे डायमंड होता है, तो डायमंड एक तरह का उष्मा का सुचालक होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका हेक्सागोनल होगा, मतलब होगा षष्ठकोणीय संरचना होगी, और ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, पिरामिड वाला संरचना होगा। जैसे अगर बात करें यहाँ कार्बन है तो अगर हम इसको ऐसे बता देते हैं। ठीक है, और एक जस्ट इसके पीछे होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है, और यहां पे आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जिसकी वजह से कहेंगे इसके अंदर विद्युत तो नहीं लेकिन उष्मा क्या क्या होगा, सुचालक होगा। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा, वैसे हमें पढ़ने को मिलेगा लेकिन फिर भी आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा रहा उष्मा एवं विद्युत का कुचालक। अब पढ़ेंगे हम इसके मतलब ये सॉफ्टनेस, यानी हम इसको कह सकते हैं ये क्या होती हैं, अगली प्रॉपर्टी, ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब क्या होते हैं, नर्म होते हैं। ठीक है, बहुत ही कोमल होते हैं। ठीक है, नर्म होंगे, कोमल होंगे, सॉफ्ट होंगे। लेकिन केवल और केवल एक ही ऐसा वह है जिसको हम क्या कहते हैं, डायमंड। ठीक है, जो डायमंड होता है ये सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है,
इसीलिए इसका यूज किसी भी चीज को काटने के लिए, ग्लास को काटने के में भी, शीशे को काटने में भी इसका डायमंड का यूज किया जाता है। उसके अलावा ज्वेलरी में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और ये इसके अंदर चमक भी होती है। चमक क्या होती है, एक्चुअली में क्या होती है, जब भी इसके अंदर प्रकाश एंटर करती है तो वो तुरंत नहीं निकल पाती और उसके अंदर घूमते घूमते बाद में निकलती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम मिल जाता है उसके अंदर प्रकाश, और उस वजह से वो क्या होता है, चमकता रहता है। ये चीजें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी धातुएं होती हैं, ये सभी धातुएं क्या होती हैं, नर्म होती हैं, यानी सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं। लेकिन जो डायमंड होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है। यही एक ऐसा धातु है जो कठोर होता है, ठीक है, बहुत कड़ा होता है, कठोर होता है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली अधातु के बारे में। इस तरह से हमारा ये आज का सेशन जो धातु और अधातु का था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला हमारा सेशन होगा उसमें हम तमाम चीजें पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण या अधातुओं के जो भी रासायनिक गुण होंगे, चाहे जो भी होंगे। उसके अलावा उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो धातुओं का निष्कर्षण या जो भी हम रहेगा इस टॉपिक में हमारे सिलेबस में रखा गया, उन सभी को हम पढ़ेंगे। मुझे आशा होगी कि आपको ये जो सेशन होगा ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। केवल अपने ही ना पढ़ के, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर करिए, क्या पता उसको भी ये वीडियो अच्छी लगे और वो भी अपने परीक्षा के लिए ये हेल्पफुल वीडियो बने और वो अपने परीक्षा में वो क्या कर सके, अच्छे नंबर पा सके, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ठीक है। तो इसी की कड़ी में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।